बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अगर हम बात करें ख़ासकर सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से तो बहुत से इमर्जिंग प्लेयर को शायद इसे सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बनाया गया। गो कि इस टूर्नामेंट शुरू होने से कबल यही कहा जा रहा था कि इस प्रीमियर लीग को कामयाब बनाने के लिए हर कदम इक़दाम किए जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े आइकॉन इस सिंध प्रीमियर लीग में खेलते दिखाई दिए, लेकिन जिस मकसद के लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा था, सिंध के नौजवान खिलाड़ियों को निकालने की बात हो रही थी कि उनके अंदर कितना टैलेंट है वो इस टूर्नामेंट में निकल कर सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हर फ्रेंचाइज से 5 इमर्जिंग प्लेयर को शामिल करना चाहिए था सिंध प्रीमियर लीग के अंदर जो मैचेस हो रहे थे, लेकिन हमने देखा कि 2 प्लेयर्स खेलते दिखाई दिए इस सिंध प्रीमियर लीग के अंदर। और साथ साथ जब इसी हवाले से मिसबाउल हक ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि सिंध के प्लेयर को अच्छा प्लेटफॉर्म, अब पहली दफ़ा वो ये खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग में। वो खिलाड़ी जो कभी स्क्रीन का रूप नहीं देख सके थे और वो इस टूर्नामेंट में उन्हें बाकायदा स्क्रीन मिलती दिखाई दी, अपने परफॉर्म करने का उन्हें मौका फराहम किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ख़ासकर अगर हम बात कर लें तो वर्ल्ड कप बहुत करीब है, उससे कबल जो है NOC नहीं जारी करनी चाहिए थे मुख्तलिफ लीग की। और हमने देखा कि अब है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को NOC भी जारी कर दिया है मुख्तलिफ लीग खेलने की। इस पर भी बात करेंगे, सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विन स्ट्रीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ नवेद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज हम खासकर क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग की बात हो रही है, कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है, इस हवाले से भी बात करेंगे कैसा रहा ये सिंध प्रीमियर लीग है। क्योंकि ग्राउंड के अंदर अगर हम उसे कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अपनी आंखों के, तो वो सब चीज़ें आज रियाजुद्दीन साहब से भी बात करेंगे, खुद वहाँ पर भी मौजूद रहे हैं। रियाज साहब, कैसा आपने इस सिंध प्रीमियर लीग को देखा कि अब कल इसका फाइनल मैच खेला जाना है, उससे कबल आप समझ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसके मतलब 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सिंध प्रीमियर लीग जो है सिंध के खिलाड़ियों के लिए और ख़ास तौर से उन खिलाड़ियों के लिए भी जो इमर्जिंग हैं, जो नौजवान हैं, जो इससे पहले मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके, अगर उन्हें मौका मिला है तो उनको ये बेहतरीन ये उनके लिए ज़ाहिर इवेंट है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को पेश करें। और देखें, ये जितने भी इवेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, वो जो नए खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, उनके लिए हर सूरत में ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि जितना मतलब खिलाड़ी जो है इस सतह पे आकर उसको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, उसके कैरियर के लिए यही जो है सबसे अच्छी चीज़ है। और जिन खिलाड़ियों में सलाहियतें होती हैं वो यकीनन इस तरह के टूर्नामेंट से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। अब आप ये देखें ना कि ये ज़ाहिर है लीग के बुनियाद पे ये मैचेस थे और इसमें एक टीम को और एक खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने के मौके मिले, तो इसमें यह है कि उन्हीं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस निखर के सामने आती है जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, वही खिलाड़ी आगे आते हैं। और फिर इस तरह के टूर्नामेंट्स में जब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो उन खिलाड़ियों को कतई तौर पर फिर उनको ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि जी उन्हें मतलब ये कि परफॉर्मेंस वो ना पेश करने का या परफॉर्मेंस ना दिखाने का। अगर तो किसी टूर्नामेंट में सिर्फ आप एक मैच खेल के हार गए और टीम बाहर हो गई है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वक्ती तौर पे कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। लेकिन एक ऐसे टूर्नामेंट में जब किसी भी टीम और किसी भी खिलाड़ी को बार बार मौके मिलते हैं तो फिर वो एक्सक्यूज़ खिलाड़ियों का ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर यही सिंध प्रीमियर लीग अपने शेड्यूल के मुताबिक, जो कि लास्ट ईयर होनी थी नवंबर या दिसंबर में, अगर उस वक्त हो जाती है, और ख़ास तौर से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर PSL के ड्राफ्ट से पहले ये मतलब सिंध प्रीमियर लीग हो जाती तो यकीनी तौर पर जब इस टूर्नामेंट में या इस लीग में जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते तो उनको जो है पाकिस्तान सुपर लीग में की मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं उसमें भी खेलने के मौके मिलते।
तो ये तो अपनी जगह एक इसका एक मस्बत पहलू ये है कि इसमें खिलाड़ियों को मौके मिले, खिलाड़ियों को खेलने अपनी परफॉर्मेंस पेश करने के मौके मिले, और जिन खिलाड़ियों में टैलेंट था उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पेश किया। इस हद तक तो ये चीज़ सही है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे मतलब पहलू पर नज़र डालें तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक सिंध प्रीमियर लीग का जो हमने एक तस्वुर कायम किया था और जो हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये PSL की तर्ज पे होगी, क्योंकि देखें PSL को तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें बाहर के खिलाड़ी दुनिया के शामिल होते हैं, उसका तो एक दुनिया में एक आप ये करें कि एक बेहतरीन ब्रांड बन के सामने आया है और उसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है। लेकिन सिंध प्रीमियर लीग को हम ये समझ रहे थे कि PSL से थोड़ा सा ये कम उसकी सारी चीज़ें मेयार सामने आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कहते हुए इसलिए भी थोड़ा सा अफसोस होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक, उस डिसिप्लिन के मुताबिक जो है PSL नहीं हो सकी। आप ये कह सकते हैं कि चले भाई ठीक है, ये पहला मौका था, SPL नहीं हो पाया, SPL नहीं हो सकी। PSL तो हमारी बेहतरीन ब्रांड है, दुनिया भर में कामयाब हुआ है। तो इस SPL का मतलब ये जो मैंने बताया कि दूसरा पहलू ये था कि जो डिसिप्लिन होनी चाहिए थी खिलाड़ियों में, जिस तरह से टीमों में जिस तरह से खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए थे उस तरह से नहीं मिले, जिस तरह से इमर्जिंग प्लेयर को मौके मिलने चाहिए थे। फिर आप ये देखें कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हुए जिनका पहले नाम नहीं था, वो आए, खेले और चले गए। मतलब कोई और बहुत भी आप ये देखें कि वैसे तो दुनिया के किसी बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग की खामियां होती हैं, इंसान है उससे गलती होती है, और जो आजकल टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं उसमें भी मतलब गलतियां हुई हैं। वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है कि हमारी टीम के साथ भी बड़े बड़े मतलब वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई जिससे हमारी टीम को नुकसान पहुंचा और दुनिया की दूसरी भी टीमों को नुकसान भी पहुंचा, फ़ायदा भी पहुंचा। तो ये तो एक मार्जिन और प्रोविजन आप रखते हैं हर टूर्नामेंट में। लेकिन ये सिंध प्रीमियर लीग में इस तरह के भी वाक़यात हुए जिससे मतलब इसका जो सिंध प्रीमियर लीग का एक इमेज था वो भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ। इस पे मजीद और भी बात करेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। ओवरऑल जो है ये एक नवेद अच्छी नबी साहब अच्छा हमारे साथ मौजूद है। नवेद साहब क्या कहेंगे सिंध प्रीमियर लीग को, कैसा देखते हैं आप? क्योंकि बड़ा इससे कबल ये कहा जा रहा था कि सिंध प्रीमियर लीग से हम इंटीरियर सिंध से बहुत से प्लेयर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने देखा कि माजी में अगर आप देखें तो शाहनवाज धानी निकल कर सामने आए, जाहिद महमूद निकल कर सामने आए, और भी 1 से 2 बैटर्स निकल कर सामने आए। इस बेस पे ये टूर्नामेंट कराया जा रहा था कि सिंध से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो निकल कर सामने आएंगे, लेकिन जो मकसद था शायद इस टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि वो फ्लॉप हो गया। एक तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजादा मोइन साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने वेनस टीवी पे अपने इज़हार ख्याल करने का। देखिए SPL एक अच्छा खुशाइंद एक टूर्नामेंट है कि नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली सिंध के क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन देखिए इसके साथ साथ मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कराची की जो क्रिकेट थी उस पर भी हमें देखना चाहिए कि जो एक बनी बनाई नर्सरी थी उसको प्री प्लान तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जो हम देख रहे हैं। यानी आज हम इस पोजीशन पे चले गए हैं कि कराची के क्रिकेटर्स तो गए साइड के ऊपर, और हम इंटीरियर सिंध की बात करते हैं। डेफिनेटली इंटीरियर सिंध के लड़कों को कोई हक बनता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है नौजवान लड़कों के लिए, इंटीरियर के लड़कों के लिए भी। लेकिन ऐसा ना हो कि देखें कराची भी सिंध का हिस्सा है, कराची के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। मैं जब समझता हूं कि कराची के लड़कों को भी उस टीम में शामिल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था और नौजवान क्रिकेटर्स को लाना चाहिए था, ताकि हम सीनियर इतना सिंध प्रीमियर लीग से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात रियाज भाई ने बोली कि देखें अगर हम PSL से पहले, ड्राफ्टिंग से पहले अगर इस टूर्नामेंट को कराते तो डेफिनेटली नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका होता कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा करके अपने आप को एलिजिबल करते और फ्रेंचाइजर की नज़रों में आते कि वो भी एलिजिबल हैं कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर PSL में नुमाइंदगी करें किसी ना किसी फ्रेंचाइज की तरफ से। बहरहाल एक अच्छा खुशाइन मौका, अच्छी बात है कि PSL के तर्ज के ऊपर एक SPL भी हमारे होना शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमें वो सक्सेस नहीं मिल सकी, लेकिन देखें आप सीखते ही हैं और ये सीखने का मौका मैं नहीं समझता कि इसको ख़त्म होना चाहिए। ये एक अच्छा खुशाइन इक़दाम है, लेकिन पूरे सिंध की नुमाइंदगी इसमें बराबर से होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ एक मतलब एक इलाके को जो बिल्कुल बना बनाया सिटी था, बने बनाए यहाँ पे लड़के क्रिकेटर्स थे, उनको साइड पे कर दिया जाए और आप बिल्कुल इंटीरियर से उठा के लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें वो भी हमारे भाई हैं, हम भी यहाँ के हैं, सब एक साथ ही हैं। होना ये चाहिए कि क्रिकेटर्स निकल कर आए सामने और उसका फायदा भरपूर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचे। देखिए पाकिस्तान जब तक प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ग्रास रूट लेवल से लड़के नहीं आएंगे ऊपर, उस वक्त तक पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं हो सकती। तो जरूरी यही है PSL के अंदर के लिए भी ऐसे नौजवान क्रिकेटर जो सिंध में हैं, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था
और मिलेगा, कोई बात नहीं, एक टूर्नामेंट था, इससे आदमी सीखता है। मैं समझता हूँ कि इस रीत को ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा रियाज साहब, कल मिसबाहुल हक ने बड़ा ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर हम बात कर लें तो उन्हें एनओसी नहीं देनी चाहिए थी वर्ल्ड कप से कबल, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है और सीनियर प्लेयर्स को कम अज़ कम एनओसी नहीं जारी करनी चाहिए। कितने आप उनके बात से मुत्तफिक नज़र आते हैं मिसबाहुल हक के इस मौके पर, क्योंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। इसकी मिसाल आपके सामने है, हमने देखा लास्ट टाइम है जिस तरह नसीम शाह अनफिट हुआ, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और हमें कितना नुकसान हुआ उस वर्ल्ड कप के अंदर हमारे फास्ट बॉलिंग पे। देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से खिलाड़ियों में के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और जिस तरह से उनको लाखों रुपए मतलब दिए जा रहे हैं और जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है तमाम ही, मतलब उसमें ये ज़रूर है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं, मैं ये समझता हूँ क्रिकेट के खिलाड़ी पाकिस्तान में वो वाहिद मतलब ये शोबा है क्रिकेट का जिसमें अगर आप नज़र दौड़ाएं हॉकी और दूसरे खेलों का मवाजना करें, उनका कंपैरिजन करें, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं ये ज़रूर है कि खिलाड़ियों की नौकरियां नहीं हैं। 2-3 साल हुए जो क्लब मतलब ये डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए थे जो कि खिलाड़ियों का ब्रेड एंड बटर है, लेकिन आप ये देखें ना कि अर्ली 90s से तो सारे खेल जो है वो ख़त्म हो तो गए थे। जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो तमाम इदारों ने अपनी टीमें बंद कर दी थी। क्रिकेट की तो खैर अभी 1-2 साल में तब बंद हुई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, लाखों रुपए महीना लेते हैं, टेस्ट का मिलता है, वनडे खेलते हैं उसका पैसा मिलता है, गेट मनी है वो अलग मिलती है, फिर जो एडवर्टीजमेंट के पैसे होते हैं उसमें से परसेंटेज अलग मिलती है। मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक उनको पैसा मिलता है। तो जब आप मतलब ये कि आप ये देखें ना कि एक ज़माना ऐसा था कि हमारे खिलाड़ी मतलब उनको कोई लीग खेलने को नहीं मिलती थी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो उस वक्त इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और टीम की हैसियत से भी हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहती थी और हम बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बाकायदा जम के खेला करते थे। कि मतलब खेल में हार और जीत तो ठीक है, वो तो होती है, कोई भी टीम आती है, लेकिन हम अगर तारीख पे नज़र डालें तो बहुत कम ऐसे मौके हुए हैं कि हमें बहुत बड़ी शिकस्तें हुई हैं, लेकिन बहुत शिकस्तें ऐसी हुई जो हमें बहुत ही कम मार्जिन से इज्जत और वक़ार के साथ लड़ते हुए हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नेशनलिज्म जो पाया जाना चाहिए इस वक्त खिलाड़ियों में, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे किसी भी खिलाड़ी की नेक नियति पे शुबा नहीं, यकीनन वो एफर्ट्स करते होंगे, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब हमारे खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जब से ज़्यादा से ज़्यादा लीग खेल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए। पाकिस्तान जो है उसको पहले आप प्रायोरिटी देनी चाहिए और यकीनन जो मिसबाहुल हक ने बात की है मैं उसके साथ बिल्कुल उनको बैक करूंगा कि हमारे खिलाड़ियों को जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि उनको सिर्फ 2 मतलब लीग जो है इंटरनेशनल खेलने की इजाज़त होगी, तो ये सही है। इसलिए कि देखें खिलाड़ियों में भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे खिलाड़ी आप ये देखें मोस्टली जो आप परफॉर्मेंस अगर निकाल के देख रहे हो यही खिलाड़ी हमारे जो है जो लीग दुनिया भर में हो रही है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस न सिर्फ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मतलब फटीक करते हैं वहाँ पे और उसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं और वो भुगतना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ता है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको मतलब जाहिर है मेडिकल फैसिलिटीज़ फराम करता है, उनके दीगर मतलब ये कि मामलात होते हैं उनको पूरा देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप को मतलब खेलते हो तो लीग है वहां से भी पैसे लेते हैं, लेकिन जब आप इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर उसका वो भुगतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ता है। आप ये देखें कि जितने भी हमारे इससे कबल खिलाड़ी जैसे शाहीन शाह अफरीदी थे, हमारा बेहतरीन मतलब फ़ख्र हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आप ये देखें कि जब वो इंजर्ड हुए तो उसके बाद से अब तक उनकी वो परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक आध स्पेल में मेरे ख्याल से कहीं उनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उनकी इंजरी जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक बरकरार है, जिसकी वजह से वो रिदम नहीं आता, रिदम शायद नहीं ले पा रहे हैं। खिलाड़ियों की बात हो रही है तो अब एक बयान अम्माद वसीम की तरफ से भी आ गया है, नवीद जमील साहब है, और वो ये कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ मेरे शराइत हैं। आप समझते हैं कि 1400 से ज़ायद उन्होंने वनडे और T20 में रन स्कोर किए हुए हैं। फिर विकटों की अगर तादाद की बात करें तो 44 विकटें उन्होंने वनडे में हासिल की हैं, 65 विकटें उन्होंने जो है T20 में हासिल की हुए हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमने बड़े तजुर्बे किए वर्ल्ड कप से कबल, और क्योंकि इस जो न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमें थोड़ा सा ये बेनिफिट लेने की कोशिश की कि जो नेशनल T20 में अच्छे परफॉर्मर थे उन्हें मौका फराम किया, और वहाँ हमने देखा कि वो प्लेयर्स नाकाम हुए। दूसरी दफ़ा टीम का हिस्सा बनने वाले आज़म खान मिडिल ऑर्डर पर नाकाम होते हुए दिखाई दिए। आपसे इस मौके पर अम्माद अगर वापस ले लेते हैं फैसला तो उन्हें टीम का हिस्सा बना देना चाहिए एज अ सीनियर, क्योंकि इस नंबर पर अगर हम देखें तो अम्माद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए भी दिखाई दिए हैं माजी में।
देखिए मोइन साहब, मैं समझता हूँ कि इमाद एक अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उसका रिटायरमेंट कबल वक्त रिटायरमेंट होना भी बेहतर नहीं था, और वो मैं समझता हूँ कि उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के अंदर भी। वो एक फाइटर प्लेयर है और आपके लिए एक बड़ा अच्छा तैयार प्लेयर है। अब बात यह है कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपके जाहिर सी बात है उस वर्ल्ड कप के अंदर आपका टारगेट होता है कि हमें टूर्नामेंट को जीतना है। ये ना कि ग्रूमिंग आपकी की जाती है सीरीज के अंदर, जहाँ पे सीरीज खेली जाती है वहाँ आप लोगों को ग्रूम करते हैं। ये ना कि आप वहाँ ले एक नई टीम उठा के लेकर के जाते हैं। अब होना यह है कि इमाद की, अगर जब मैंने भी पिछले दिनों मैच देखा था, तो शाहिन शाह अफरीदी और अपना आमिर एक ही टीम की तरफ से खेले थे, आई थिंक एमिरेट्स की तरफ से लीग के अंदर। तो यकीन करें आमिर ने इस मैच में 3 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन आमिर की जो बॉलिंग का रिदम था शाहिन शाह अफरीदी से ज्यादा अच्छी बॉल आमिर करता हुआ नजर आ रहा था, रिदम में नजर आ रहा था। तो जब प्लेयर रिदम में है, कोई प्लेयर अगर रिदम में है, परफॉर्म कर रहा है, उसमें दम है, तो मैं नहीं समझता कि उसको नहीं आना चाहिए, उसका हक है। और पाकिस्तान से खेलना हर प्लेयर का हक है। अगर वो समझता है कि वो इस काबिल है कि पाकिस्तान को परफॉर्म कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको मौका देना चाहिए। हमारे सेलेक्टर्स को देखना चाहिए क्या उसकी हमारी टीम में जगह बनती है, तो डेफिनेटली उसको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। इसी पे अमाद पे आपकी तरफ भी आते हैं। रियाजुद्दीन साहब है, आपने काफ़ी बातें अमाद के हवाले से की, उस वक्त की थी जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। आप समझते हैं कि अभी भी एक जगह उनकी बरकरार है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के अंदर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमाद वसीम जो है एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं, और मैं हमेशा से उनको फॉलो करता रहा हूँ इस तरह के जो परफॉर्मर होते हैं। और मैंने मतलब उनको देखा था कि वो एक संजीदा प्लेयर हैं और वो जज्बाती नहीं होते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, देखें इंसान है, ज़ाहिर है दिल बर्दाश्ता होता है, लेकिन खिलाड़ियों को ये मार्जिन प्रोविज़न लेके चलना चाहिए कि ज़ाहिर है जिस मतलब माशरे में रह रहे हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनको जो रिटायरमेंट का फैसला था वो थोड़ा सा जज्बाती था, वो मतलब उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो ना करते और मतलब इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस जैसा कि अभी भी दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और मैं ही समझता हूँ कि वो जैसा ज़मीर भाई, नवीद भाई ने भी कहा कि उनकी मतलब जो ऐसे खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्मेंस देते हैं, तो यकीनन उनका हक़ है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन खिलाड़ी को भी ये देखना चाहिए कि जब उनको इतना तजुर्बा हो जाता है, इतने मैचेस खेल दिए होते हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो थोड़ा सा यकीनन ज़्यादती, देखें कोई ऐसा नहीं है दुनिया में, मैं कहूँगा कोई ना कोई ऐसा प्लेयर किसी ना किसी मौके पे सबके साथ ज़्यादती होती है। लेकिन खिलाड़ियों का जो मतलब मैं समझता हूँ कि उनमें पेशेंस होना चाहिए, उनमें टॉलरेंस होना चाहिए। और जो हमारा माशरा है, हमारे माशरे के जो लोग हैं, वो स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के कि खिलाड़ियों में जो है पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगा, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी। तो ये मतलब जो उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मुतासिर हुई, जो कि मतलब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह उनका मेयार था, वो नहीं होनी चाहिए थी और उनको जो है रिटायरमेंट नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो ये शर्त रख रहे हैं, तो यकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी ये देखेगा कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो शर्त रख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। और ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो उन्हें पता है कि वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जो है एक मौका और देना चाहिए। आपने देखा कि दुनिया भर के खिलाड़ी और हमारे खिलाड़ी भी जो मतलब ये कि बैड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए थे और उन पे मतलब इल्ज़ामात लगे थे उन करप्शन के किसी भी सतह पे, लेकिन जब उन्होंने या तो सज़ाएं पूरी कर ली या उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उनकी सज़ाओं को माफ़ कर दिया गया और उनको फिर खेलने के मौके मिल रहे हैं। तो अमाद वसीम ने तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं की थी, और अगर वो रिटायरमेंट ले लिया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब ये कि उसको सिंपैथिकली देखना चाहिए और उनको मतलब एकोमोडेट और फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, चलें दूसरी तरफ कौमी खेल हॉकी की भी बात कर लें। और निगरा वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब ने जो है बाकायदा तौर पर तारिक बुट्टी साहब को सदर नामज़द कर दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। क्या कहेंगे रियाजुद्दीन साहब इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ खेल हैं, मुख्तलिफ खेलों के शोबे हैं, उसमें जो ज़ाहिर है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके सरपरस्त जो है वज़ीर आज़म होता है, जो भी मुल्क का होता है करंट। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए भी यही है कि वज़ीर आज़म जो है वो नामज़द करता है। और ज़ाहिर जब उन्होंने नामज़द कर दिया है, तो यकीनन फिर कर दिया है और हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है उन्होंने रहना है, उन्होंने काम आगे बढ़ाना है। हाँ, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर की हैसियत से बुट्टी साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो किस तरह से मतलब उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं और पाकिस्तान हॉकी के फ़ायदे के लिए मतलब वो आगे आते हैं। तो देखें, सदारत संभालना किसी का भी वो कोई ऐसी बात नहीं है, यकीनन उनमें कोई एक्सपर्टीज़ होंगी, उनका कोई यकीनन कोई ऐसी स्पेशलिटी होगी जो वज़ीर आज़म ने देखी होगी और उसके बाद उनको नामज़द किया होगा। अब ये मतलब बुट्टी साहब का काम है कि वो उस ओहदे पे किस तरह से ओहदा मतलब एक बर होते हैं और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामलात इस वक्त
अदालतों में हैं वो नहीं जाने चाहिए थे, इसलिए कि पाकिस्तान हॉकी वो मेरे ख्याल से जितने भी खेल के शोबे हैं उसमें एक शोबा ऐसा था, चंद एक शोबे में जिसके मामला जो थे अदालत में नहीं गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि आप उसके मामला भी अदालत में चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब होना ही चाहिए कि जितने भी हमारे साबिक ओलंपियंस हैं जिन्होंने अपने केसेस जो हैं वहाँ दिए हुए हैं, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुतालिक जो ओहदेदार हैं जिन्होंने अपने केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि एक हॉकी में बेहतरी के लिए उनको जो है वो अपने केसेस वापस लेने चाहिए ताकि बुगटी साहब जो है वो स्मूथली मतलब आगे बढ़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को, अभी मैं देख रहा था एक जगह कि हमारे खिलाड़ी जो उनको तकरीबन 4-6 महीने से उनको पेमेंट नहीं हुई है, तो आप ये देखें हालांकि 6 करोड़ रुपए 6 माह हो गए हैं अब तक जो मुलाजमत करते हैं उन्हें भी पेमेंट नहीं हुई है, खिलाड़ियों को भी पेमेंट नहीं हुई है 6 माह से। 6 करोड़ रुपए की कमोबेश अभी इमदाद मिली थी कुछ दिनों पहले, 100 मिलियन है 100 मिलियन जो भी है, मतलब वो जो जिसने भी दी पे आपके अकाउंट में पैसे आए। लेकिन आप ये देखें कि उसका जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो खिलाड़ियों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बुगटी साहब पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उनको इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ना सिर्फ उनको इंटरनेशनली जो दुनिया भर की हॉकी फेडरेशन है उनके जो अहदेदार हैं उनसे एक कंफर्ट लेवल पैदा करना होगा ताकि आपके मामला आसान हो। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो रूल्स बोर्ड कमेटी है और जो उसकी मैनेजमेंट है उससे आपको ताल्लुकात बेहतर करने होंगे ताकि जो दुनिया भर में टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको सही तौर पर सही मतलब रेफरी और सही टेक्निकल ऑफिशियल के साथ आपको वहाँ एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया जाए। इसलिए कि शहनाज शेख जो टीम के हेड कोच थे, अभी जब हमारी टीम हारी है इसमें प्री ओलंपिक के लिए, तो उन्होंने जवाब ये पेश किया कि जी वो एक टेक्निकल जो था ऑफिशियल था वो न्यूजीलैंड से उसका ताल्लुक था। बिल्कुल शहनाज शेख की इस हद तक बात सही थी कि जिस टीम से आप मैच खेल रहे हैं उस मुल्क का कोई ऑफिशियल जो है वो बेंच पे नहीं होना चाहिए, तो वो तो था। लेकिन उन्होंने जो ये प्ली ली कि जी वो मतलब कैमरा जो था उस फाउल को नहीं दिखा सका और हम हार गए। देखें ये मैं समझता हूँ शहनाज भाई इतने सीनियर हैं, मैं काबिल एहतराम हैं, हमने उनके साथ कमेंट्री भी की है और उनके दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी, और उनके साथ हमने हॉकी भी खेली है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ग्राउंड के अंदर खेल के जीतना चाहिए। ये तो देखें ग्राउंड के अंदर तो चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा फाउल हो गया कुछ हो गया जिसमें जाहिर है कि आपका वो खिलाफ चला जाता है, लेकिन ऑन द होल जो है मैं समझता हूँ कि इस जो हमारी शिकस्त है इसका जो दोष है मैं खिलाड़ियों को नहीं दूंगा, इसलिए कि तो उनको बेचारों को ना तो उनकी जॉब है ना कैरियर है ना उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पैसे मिलते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि खिलाड़ियों में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है बेहतर करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की होती है और मुझे यकीन है कि बुगटी साहब जो इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेंगे। चलें ये बुगटी साहब की तो बात हो गई, हमें क्रिकेट पे वापस आ जाते हैं। नवीद ज़मीर साहब बात कर लें क्योंकि हमने एक न्यूजीलैंड में नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराम किया। अब पाकिस्तानी टीम ने क्योंकि PSL है करीब, PSL के फौरी बाद हमें वेस्ट इंडीज़ जाना है 5 T20 मैचेस खेलने। आप समझते हैं जहां पर इन नौजवान खिलाड़ियों को इस वक्त जो मौका न्यूजीलैंड के खिलाफ दिया गया था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी मौका फराम करना चाहिए या फिर एक सीरीज़ के बाद उन्हें साइडलाइन कर देना चाहिए? शहजाद अमीन, आपने बहुत अच्छी बात सवाल मुझसे किया। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि नौजवान क्रिकेटर्स को मौका मिला न्यूजीलैंड ट्रिप के अंदर। देखिए न्यूजीलैंड के सीरीज हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर हमेशा जाके परफॉर्म करते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे। असल में फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। T20 का जो फॉर्मेट है ना उसमें प्लेयर को दिमाग में एक बात बैठी हुई होती है कि स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, रन जल्दी जल्दी बनाएं। तो इस चक्कर में ना अब जैसे साइम अयूब हमारा एक प्लेयर है माशाल्लाह, उसने पहले मैच में जो उसने स्टार्ट लिया तो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। 8/27 से वो फॉर्मेट जिस खेला जाता है ना T20 उसी फॉर्मेट में वो बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसको भी हमें ड्रॉप करना चाहिए। T20 का फॉर्मेट है। आप देखें हमने मोहम्मद आसिफ अली को इतने मैचेस खिलाए हमने उसको, और सिर्फ वो 4-5 गेंद खेलते थे। लेकिन आसिफ अली की आपने बात कर लिया है नवीद ज़मीर साहब, तो थोड़ी सी बात आसिफ अली के हवाले से भी कर लें। मैं अक्सर उस प्रोग्राम में ये ज़रूर जिक्र करता हूँ आसिफ अली का, इसलिए कि जिस नंबर पे वो T20 में बैटिंग करने आते हैं तकरीबन, क्योंकि आपने भी कहा कि 5, 6, 7, 10 बॉलें या 15 बॉलें ज़्यादा वो खेलते हैं। लेकिन अगर हम माजी में चले जाएँ तो शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, ये वो बैटर्स थे जो कम बॉलों पर लंबी बारी खेलते थे। ऐसा बैटर्स पाकिस्तान के पास है, पंच हिटर नहीं आया। हमने कोशिश की आज़म खान को, इफ्तिखार को, लेकिन शायद उस किस्म की इनिंग वो नहीं खेलते हुए दिखाई दे। आफरीदी, रज़ाक बड़ी टीमों के खिलाफ भी उसी तरफ पे बैटिंग करते थे जहां पर आसिफ अली जिस तरह बैटिंग करते। आप समझते आसिफ अली इस नंबर के लिए बड़े मौजू थे जहां पर उन्हें 10-15 बॉलें खेलने को मौके मिलते थे और उस पर वो रन कर देते थे? लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ने जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए दी है ना, आपने उसको जिस मकसद के लिए तैयार किया था वो तैयार था बिल्कुल आपके पास।
आपने उसके लिए 5-6 बॉलों के लिए आपने रखा उसको, आपने कभी भी उसको ये नहीं बोला कि आपने 50 बॉलें खेलनी है। आपका फॉर्मेट ही ये था कि वो 5-6 बॉलें खेलेगा, 2-3-4। इसलिए मैंने मिसाल शाहिद खान आफरीदी नहीं बिल्कुल देखें, मतलब ये देखें हम प्लेयर को बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं। आप ये देखिए, आपने एक ड्रेसिंग रूम का एक माहौल होता है, कप्तान होता है, आपकी पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है, वो प्लेयर का माइंड तैयार करते हैं। आपने उसको पूरा तैयार किया इस चीज़ के लिए कि इसने हमने भेजना है इसको 4-5 ओवर पहले। लेकिन हाँ, यहाँ प्लेयर पे भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसने इस चीज़ को नहीं लेना, उसको भी प्रोफेशनलिज्म उसमें होनी चाहिए कि उसको अंदाजा होना चाहिए कि मैंने किस बॉल को हिट करना है, किसको नहीं करना। क्योंकि देखिए उसका अपना भी सर्वाइवल है। अगर वो टीम अगर परफॉर्म करेगा तो वो टीम में रहेगा ना, अगर परफॉर्म नहीं करेगा, 2 मैचों में 3 आपने छक्के मारे फिर आप आउट हो गए, तो वो आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए बाहर भी लोग बैठे होते हैं, बाहर भी क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, आप पे उंगलियां उठाने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो यार लेकिन उसने मैचेस जितवाए नवीद साहब। डेफिनेटली मैं उसका आप समझ लीजिए कि मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। वो बड़ा पोटेंशियल था उसके अंदर। हमारी जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो बाहर के लोग बैठे हुए थे, इनका बड़ा रोल होता है इस नंबर पे खिलाने वाले प्लेयर्स के ऊपर ना। आप जैसा उसको गाइड करके भेजते वो वैसे बैटिंग कर रहा था। हाँ, मैं आपसे क्या कहा, उसमें अपनी प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए थी उसको। ठीक है, बाहर तक कितना ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं टीम में बचूंगा जब मैं परफॉर्म रन करता रहूंगा। अगर मैं 10-10, 15-15 रन बना के आउट हो जाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। लेकिन उसको हर मैच में 35-40-45 रन करता रहे तो वो टीम में रहता। मैं समझता हूं कि आसिफ अली को मौका मिलना चाहिए, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, वो बड़ा पिंच हिटर है, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और वर्ल्ड कप के लिए जैसे इवेंट में तो लाजमी उसको टीम में होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि इफ्तिखार को भी हमने काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन हमने एडवांटेज आसिफ अली से भी लेते थे बॉलिंग का, यहाँ इफ्तिखार से भी ले रहे हैं। फिर पंच हिटिंग के तौर पर हमने आज़म खान को भी इंतखाब किया, वहाँ भी परफॉर्मेंस उसकी देखी। गो के नौजवान है, बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर, रन करने की सलाहियत है आज़म खान के अंदर। लेकिन जिस किस्म की पंच हिटिंग आसिफ अली करता है, शायद आज़म नहीं कर पा रहे बड़ी टीमों के खिलाफ, या कंडीशन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सर में माशाल्लाह उसको तो इतना, आज़म को तो इतना लोग गाइड करने वाले बैठे हुए हैं। जाहिर बात है मोइन खान साहब के बेटे हैं वो, माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है उसके बच्चे के अंदर भी। लेकिन बात पता है क्या, उसको भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं हो रहा कि मैंने जगह किस तरह टीम में रहना है। देखिए कोई भी प्लेयर जब तक रन नहीं करेगा ना, आप 2 छक्के मारें लेकिन आप 7-7 रन नहीं बनाते रहे, और आप अगर विकेट पे खड़े रहने का आप में जब वो होगा ना, आपको खड़ा होना आता होगा, विकेट पर स्टे करना जानते हैं, और आपको पता है कि मैंने किस बॉल को मारना है। सिर्फ सिलेक्शन है, हमारे कोचेस को काम यह है कि उनको सिलेक्शन सिखा दें, उनको ये नहीं कि आप हर बॉल को मारना शुरू कर दें। तो क्या वो आजम खान देखें ना एक्सपोज हो गया आपके सामने, परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बाहर कर दें। T20 का फॉर्मेट है, आपको लड़कों को चांस देना चाहिए और थोड़ा मौका दें। और साइम अयूब के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। ये नहीं कि आपने 4 मैचों में उसको उठा के बाहर बैठा दिया, उसको वेस्ट इंडीज की सीरीज देनी चाहिए, पूरी सीरीज मिलनी चाहिए। किसी भी प्लेयर को आप 2 से 3 सीरीज दें, उसके बाद आप फैसला करें कि हाँ इसको अब इसमें नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम में इतना पोटेंशियल मौजूद है, वर्ल्ड कप सर पर है, और माशाल्लाह मेरे को साइम अयूब के अंदर पाकिस्तान में एक नया स्टार नजर आ रहा है। बशर्ते के उसके ऊपर से कोई प्रेशर ना डाले कि उसको परफॉर्म ना करने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। जो मैं समझता हूं कि जैसे कि हमारे रिजवान ने एक इंटरव्यू में मैसेज दे दिया था कि उनकी बॉलिंग उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को डिस्टर्ब किया गया, जो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। देखिए यंगस्टर हैं, आते हैं, ये रिजवान हो गए या बाबर हो गए, ये पुराने प्लेयर हो चुके हैं, ये पक चुके हैं, ये किसी भी नंबर पे जाके अपना वो एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन अब आपने इस टीम के अंदर किसी भी नए लड़कों को लेकर के आ रहे हैं, साइम अयूब बड़ा पोटेंशियल प्लेयर है। चले नंबरों की बात हो रही तो हमें रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। इस सीरीज के अंदर हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ है कि ओपनर से तब्दील किए गए। 3.5 साल का अरसा अगर हम देखें तो रिजवान बाबर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते रहे हैं ओपनिंग्स में, और इस सीरीज़ के अंदर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने देखा कि साइम अयूब को मौका फराहम किया गया, लेकिन शायद एक इनिंग के बाद वो नाकाम हुए। आप समझते हैं हम रिजवान और बाबर पे फिर एक दफ़ा जा सकते हैं, या फिर हम जो है बाकायदा साइम अयूब पे ही तजुर्बा करते रहे? नहीं, देखें इसमें यह है कि जो आपने अब लड़कों को इंट्रोड्यूस किया है ओपनिंग के लिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको चांस देना चाहिए। असल में मसला ये है कि देखें हमारे यहाँ सिस्टम और प्लानिंग की जो है वो कमी है, खामी है। होना ये चाहिए कि जैसे साइम अयूब जैसे प्लेयर हैं, आज़म खान हैं, हसीबुल्ला हैं, और भी 1-2 प्लेयर जिनके साहबजादा फरहान है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि देखें अगर तो आपका कोई सिस्टम अच्छा होता है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी होती या शॉर्ट टर्म प्लानिंग अच्छी होती, तो होता ये कि आप जो मतलब ये नए खिलाड़ी होते हैं ना, इमर्जिंग, जो आपको मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनको जो है निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ मौका देना चाहिए। बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इनके खिलाफ। तो जब ये खिलाड़ी जो है इस मतलब
स्टैंडर्ड की टीम के साथ खेलेंगे तो वो मतलब उनमें खौफ और डर नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड उनका तो रिकॉर्ड बता रहा है, फिर उनकी कंडीशंस भी ऐसी हैं जो आपको सूट नहीं करती। मसला ये है कि देखें, एक तो टेम्परामेंट का फ़र्क होता है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, लेकिन जब दूसरी कंडीशंस में जाते हैं तो वो टेम्परामेंट अपना जो बड़े टूर्नामेंट्स का या बड़ी सीरीज़ का वो बरकरार नहीं रख पाते। अच्छा, इसकी जहाँ एक वजह ये, वहाँ दूसरी वजह ये भी है कि आपने ये देखा होगा कि हमारे जो मतलब हमारा जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, वो जो इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड और मेयार है, हम उसको टैली नहीं करते, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आप ये देखें ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में या वहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है तो उसके 90% प्लेयर जो हैं वो दुनिया की दूसरी टीमों के खिलाफ जब उन्हें मौके मिलते हैं तो उसी तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, जबकि हमारे सिर्फ 10% खिलाड़ी जो है जब वो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके जाते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कर पाते हैं। 90% हमारे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल था, क्या इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? चलें, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर्स का मैं नाम ले लेता हूँ। सिंध प्रीमियर लीग जारी है और उसमें सलमान अली आगा के साथ एक नौजवान उभरता हुआ हसन नवाज है, बड़ा ज़बरदस्त निकल कर आया है, ओपनर प्लेयर है और जिसने बड़े मुतासिर किया है तमाम ही वहाँ पर बैठे हुए क्रिकेटर्स को, साबका क्रिकेटर्स को। शाहिद आफरीदी उसके हक में बोलते दिखाई दिए, अब्दुल रज़ाक उनके हक में बोलते दिखाई दिए, मिसबाउल हक उनके लिए बोलते दिखाई दिए। तो आप समझते हैं यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें तो ज़रूर मौजूद हैं जो इस टूर्नामेंट में मुसलसल रन कर रहा है हसन नवाज। बिल्कुल, हमने भी उनका मतलब खेल देखा था नेशनल स्टेडियम में, आप भी थे वहाँ पे, तो यकीनन उनकी भी परफॉर्मेंस में मुझे झलक नज़र आती है। जैसे साइम अय्यूब हैं, जिस तरह की फरहान साहबजादा फरहान वगैरह हैं, इस तरह की मतलब ये कि उनका जो बैटिंग का मेयार है वो अच्छा है। और फिर देखें, इंसान की ख़ुद की परफॉर्मेंस बोलती है। शाहिद आफरीदी या दूसरे जो है हमारे नामवर प्लेयर हैं साबिक, उन्होंने तो उनके लिए कहा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस निकली तब उन्होंने कहा ना। लेकिन वो जो आपका पहला बुनियादी सवाल था, मैं ये समझता हूँ कि जिन खिलाड़ियों को आपने न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस मौका दिया वो नहीं कर सके तो ये उनका फेलियर नहीं है, वो तो हमारे सिस्टम का प्लानिंग का फेलियर है कि हमने उनको मतलब गलत वक्त पे इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ झोंक दिया। सही। ऐसे आप खिलाड़ी तो आपको मतलब छोटी टीमों के खिलाफ खेलते ताकि उनका इत्मीनान बढ़ता, हम आप परफॉर्मेंस देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हीं खिलाड़ियों को आपको मौके देने चाहिए। आपको वही मतलब जो ओपनिंग प्लेयर है उसी को, जो आपने नए को मौका दिया था उनको मौके देने चाहिए। पुराने तो आप 3.5 साल से देख रहे हैं ना, तो आप नए जो आपके प्लेयर्स आए हैं उनको अब आप जो है उसको कंटिन्यू करें। और यही एक चीज़ होती है, देखें दुनिया भर की जो दूसरी टीमें हैं, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीमें, वो मतलब ये नहीं करती कि अगर उनका कोई नया खिलाड़ी 1 या 2-3 मैचेस में ख़राब खेल ले तो उसको उठा के फ़ौरन बाहर कर देते हैं। ऐसा नहीं करते, उसको 2-3 सीरीज़ मौके देते हैं, इसलिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट उन खिलाड़ियों पे इतनी होती है तो वो उन्हें भी देखना होता है कि हम इस खिलाड़ी को सही तरह से जज कर लें ताकि ज़्यादती का जो एक उनसर है वो मतलब हाई ना हो, बीच में लोग ये ना समझेंगे जी इसको 2-3 मौके दिए और ये फेल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिनको आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मौके दिए, नए खिलाड़ियों को ख़ास तौर से, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो आपको जो है मतलब इतनी जल्दी जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमारे सेलेक्टर्स को या जो भी मतलब जिम्मेदार लोग हैं उनको जो है मौके देने चाहिए। इसलिए कि देखें, आपने मतलब आप तो वैसे भी हार जाते हैं ना, मतलब अगर आप अपनी एक प्लानिंग लेके चलें और लड़कों को आप ट्रेनिंग दें तो हो सकता है ये लड़के जो हैं लॉन्ग टर्म में फिर आपके काम आएँ। लेकिन अगर आप अभी इससे बेचैन होकर और उनकी परफॉर्मेंस से दिल बर्दाश्ता होकर उन्हें बाहर कर देंगे तो फिर आप तजुर्बा करेंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा शहजादा कि वर्ल्ड कप में आपकी टीम बुरी तरह से नाकाम हो गई, आपने सारे ऑफिशियल्स चेंज कर दिए, ठीक है ना, फिर आपके वो भी लाखों रुपए उधर भी दे रहे थे फॉरनर को और इनको भी दे रहे थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गए तो आप उससे बुरी शिकस्त से हमकिनार हो गए। तो जो आपने नए ऑफिशियल्स पूरे लिए थे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि बार बार जो चेंजेस हैं वो अच्छी नहीं होती। जिन सेलेक्टर्स ने वो यकीनन जहादीदा होंगे जिन्होंने इन खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों को चांस दिया है तो यकीनन उन्होंने भी इनमें कुछ क्वालिटी देखी होगी। बस ये है कि टाइमिंग का फ़र्क है कि आपने इतनी अच्छी टीम के खिलाफ, मजबूत टीम के खिलाफ झोंक दिया और इन खिलाड़ियों को मैं समझता हूँ चले नए खिलाड़ी की बात हो रही है तो नए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अब है क्योंकि PSL का भी आगाज़ होने वाला है। तो नवीद ज़मीर साहब क्या कहेंगे PSL में भी, क्योंकि हमारा फोकस है, अगर सेलेक्टर का देखें तो T20 स्क्वाड के ऐलान के लिए वो फोकस है, PSL को बहुत ज़्यादा करते हैं। जो लड़का उनमें परफॉर्मेंस दे देता है उन्हें पिक करने की भरपूर तौर पर कोशिश करते हैं
और इसकी मिसाल आपके सामने है, 2-3 प्लेयर यकीनन हमें मिले हैं PSL से। इस दफ़ा फिर PSL है और उसके बाद हमें वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और फिर जो है वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो वर्ल्ड कप से कबल आप समझते हैं कि ये एक अच्छा बेनिफिट होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, नौजवान खिलाड़ियों के लिए, कि वो अपना परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप की टीम के जो है सेलेक्टर की मुतवज्जो होते हुए दिखाई दें? देखिए असल चीज़ ये है कि हम PSL, देखिए IPL इंडिया ने कराया, इंडिया ने अपनी IPL से भरपूर फ़ायदा उठाया। आज उनके टीम दुनिया की ज़बरदस्त किस्म की टीम बन चुकी है। तो अगर हमारे पास PSL का एक बहुत बड़ा ब्रांड हमारे पास मौजूद है और हम दुनिया इंटरनेशनल, असल चीज़ क्या होती है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपको इस टीम में आ रहे होते हैं उनके साथ आपका ड्रेसिंग रूम शेयर होता है और उनसे लड़के बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि PSL में जो प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे उसको डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ देखें वर्ल्ड कप जहाँ तक आ रहा है हमारे सामने, तो हमें वहाँ पर सीनियर्स प्लेयर पर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, नौजवान प्लेयर्स कम होने चाहिए, ज़्यादा टीम नौजवानों पर ना हो, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप की हर टीम की ख्वाहिश होती है, हर लोगों की ख्वाहिश होती है, आवाम की ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत कर आए। तो मैं समझता हूँ कि आप टोटल नौजवानों पर ज़्यादा बेहतर है एक ऐसी टीम बनाए जिसमें नौजवान प्लेयर्स भी हों। और देखिए हमारी टीम का जो शोबा सबसे ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है ना, हमारा सबसे मजबूत शोबा था पहले बॉलिंग, लेकिन आज हमारा सबसे वीक शोबा बना हुआ है बॉलिंग। इस वक्त हमारी बॉलिंग में वो क्वालिटी नजर ही नहीं आई इस पूरी सीरीज के अंदर कि जो हमने ऑस्ट्रेलियंस को या न्यूजीलैंड को डिस्टर्ब किया। अब तो देखें, अब जमान बाकायदा जो है अच्छी बॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एहसान उल्लाह भी फिट होकर PSL खेलेंगे, फिर दीगर और भी बॉलर हैं, हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे, तो आप समझिए नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट हो गए, तो बॉलिंग स्टैंड हमारी थोड़ी मजबूत हो जाएगी नसीम और एहसान उल्लाह अगर फिट हो गए। डेफिनेटली नसीम शाह का एक बहुत बड़ा फर्क है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उसको नहीं होने का, और उनका आना और एहसान उल्लाह का मैंने बताया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में की, उनमें एक एग्रेशन नजर आई है, उनमें क्वालिटीज़ भरपूर नजर आई है। लेकिन देखें मैंने आपसे क्या किया, पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है ना जीतने के लिए। हमारे प्लेयर जब ऊपर से आउट नहीं करेंगे बॉलर्स तो टीम आप जीत नहीं सकते किसी भी टीम के खिलाफ। आप देखें अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप जीते तो आमिर आपको ऊपर से आउट करके देता था और शाहीन शाह अफरीदी बीच में आउट करते थे। आजकल शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट नहीं हो रहे, इसको जरा नोट कीजिएगा आप। फिर हमारे हारिस रऊफ जिस तरीके से पिट रहे हैं तमाम मैचेस के अंदर, तो हमारी बॉलिंग तो बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। तो हमें बैकअप बनाना पड़ेगा, ऐसे प्लेयर्स रखने पड़ेंगे जो सीनियर और जूनियर का एक मतलब दोनों मिलजुल के प्लेयर खेलने हों, सीनियर्स का तजुर्बे से फायदा उठाएं, और नौजवान क्रिकेटर्स जो हमारे पास आए एहसान एक बहुत अच्छा एडवांटेज पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और नसीम शाह का आना उस वर्ल्ड कप के अंदर स्पेशली मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन होगा पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इस दफ़ा वर्ल्ड कप जो कि बिल्कुल अमेरिका में होने जा रहा है और वेस्ट इंडीज़ में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को T20 का वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तानी को खुशी देनी चाहिए। चलें, खुशी देनी चाहिए। और फास्ट बॉलिंग के शुबे पे बात कर रहे हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो सीरीज़ के अंदर हारिस रऊफ का भरपूर साथ रहता था शाहीन शाह अफरीदी का, और इस सीरीज़ के अंदर अगर हम देखें तो जो लाहौर कलंदर्स के जितने बॉलर्स थे तकरीबन ही शाहीन शाह अफरीदी का उनको सपोर्ट रहा है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो प्लेयर फास्ट बॉलिंग में खेल रहे होते थे वो सेम है। अगर हम देखें जो टीम हम ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल रही थी उसमें वो बॉलर्स मौजूद थे। शाहीन शाह अफरीदी T20 में अपने बॉलर्स से कप्तानी के अंदर वो काम ले सके जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ लेते हुए दिखाई देते थे, या फिर इंटरनेशनल मैचेस में उन पर कुछ प्रेशर हो गया था? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जब आपको शुरू के बॉलर गेम करके जाते हैं ना, और अब आपकी जो पाकिस्तान की जो बेसिक जो शिकस्त की वजह मुझे जो समझ में आई, देखिए मिडिल ऑर्डर में जो आगे बॉलिंग होती है ना वो प्लेयर्स को आउट करती है और रन्स भी रोकती है। इसकी बेसिक वजह ये है कि लाहौर कलंदर की तरफ से राशिद खान अफगानिस्तान के थे, वो उस टीम का हिस्सा थे, तो उनको हमेशा सपोर्ट मिलती थी राशिद खान की बॉलिंग की वजह से। राशिद खान जो बॉल करते थे आगे वो टीम को संभाल लिया करते थे, अगली टीम को तहस नहस कर दिया करते थे। तो वो फुकदान हमें इस टूर पर नजर आया न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कि हमारी जो बीच की जो बॉलिंग थी उसमें दम ही नहीं था आउट करने का। तो ये कप्तान को ना पता चलता है जिस वक्त कप्तान पे प्रेशर उस वक्त आता है जब बॉलर आउट ना कर रहा हो। अगर बॉलर उसकी मर्जी के मुताबिक गेंद कर जाए और वो आउट कर जाता, जिस जगह पर मैंने बताया ना आपको लाहौर कलंदर की तरफ, आप देखिए राशिद खान जब टीम में आते हैं बॉल करने के लिए तो वो डेफिनेटली रन्स भी रोकते हैं और आउट भी करके देते हैं, इसलिए उनको एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी कि वो अपने बॉलर से परफॉर्मेंस किस तरह लेंगे। जब बॉलर आउट नहीं करेगा तो कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप ऑस्ट्रेलिया में आपको मार पड़ी है, न्यूजीलैंड में भी आपको बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है, आपको कम मार नहीं पड़ी है, वहां हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें पास ऐसे बॉलर नहीं है, चाहे वो स्पिन का शोबा हो चाहे हमारे फास्ट बॉलिंग का शोबा हो, तो बीच के अंदर आगे किसी ने भी विकेट्स निकाल के नहीं दी जो हम मैच जीत सकते। यकीनन ये आप सही कह रहे हैं कि बीच में हमें थोड़ा सा क्योंकि माजी में हम देखें तो बड़े अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के अंदर शादाब करते दिखाई दे रहे थे। शादाब का ना होना भी एक, और विकेट ना लेना भी एक सवालिया निशान है। इसी पे थोड़ी सी रियाज साहब से भी बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। रियाज साहब,
शादाब को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर अब वो इंजरी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन आउट रह रहे हैं टीम के अंदर। देखिए शहजादा, हालिया महीनों में आप कहें और जब से ज़ाहिर है PSL आ रही है, तो ये तो है कि आपको जो क्रिकेट के जो 2-3 शोबे हैं, बॉलिंग है, फील्डिंग है, या मतलब बैटिंग है, या उसमें भी अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो स्पिनर्स हैं, ये हैं, तो खिलाड़ी तो आपके पास सामने आ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस तो हैं। एक ज़माना ये था कि आपके पास मतलब बैकअप नहीं होता था, आपके पास बैकअप तो है, लेकिन ये असल मसला हमेशा से चला आ रहा है। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी भी है, प्लेयर्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन हम सही वक्त पर सही खिलाड़ियों को मौका नहीं दे पा रहे हैं। बाज़ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बाज़ खिलाड़ियों को हम पहले खिला देते हैं, फिर हमें ये तय नहीं कर पाते कि किस टीम के खिलाफ हमें किन खिलाड़ियों को मौके देने, कहाँ पे किस खिलाड़ी की ज़रूरत है। तो ये जो है हमारा मतलब फेलियर है, और मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से शादाब हो गए या कोई भी हमारे खिलाड़ी हैं, अगर वो एक मरतबा अनफिट हो जाता है तो वो फिर उस रिदम में और जो उसकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस होती है वो उसमें नहीं आ पा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी जो कोशिशें कर रहा है वो कर रहा है, यकीनन बहुत सी चीज़ें उनसे अच्छी हो रही हैं, एक दो चीज़ें ज़ाहिर है ना चाहते भी शायद गलत हो जाती होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ये खिलाड़ियों के ऊपर होती है। उनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने फिटनेस लेवल को बेहतर रखने के लिए जितना वो बेहतर समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता, कोच भी नहीं समझ सकता, शायद फिजियो वो भी नहीं समझ सकता, ट्रेनर भी नहीं समझ सकता, ये खिलाड़ी समझ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों को अपनी इस जिम्मेदारी से एहसन तरीके से ओहदाबर होना चाहिए, इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देनी है। परफॉर्मेंस देनी है। ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब और कह रहे थे कि यकीन अगर इंजरी होती है तो खिलाड़ी को खुद पता होता है कि मेरे अंदर किस चीज़ की जो है मुझे कमी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ या नहीं, इसकी जिम्मेदारी खुद खिलाड़ियों के ऊपर भी होती है। और खिलाड़ियों को ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते हैं, जो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवीद ज़मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।